everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika. I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इधर नाम से ही पता चल रहा है हमें, फोटो और सिंथेसिस दो वर्ड से मिलके ये बना है। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे ये एक प्लांट है, इसको सनलाइट दे रहे हैं और ये CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहा है, एनवायरनमेंट से ले रहा है और वाटर ले रहा है। इन दोनों को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे लीफ में फूड का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये एक रिएक्शन चलती है, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे CO2 को यूज करके, वाटर को यूज करके लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, इस लीफ के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये फूड होता है प्लांट्स का, तो ये ग्लूकोज को फॉर्म करता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, रिलीज करता है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो CO2 है इसका रिडक्शन होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो उसका रिडक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल है, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल से उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। वहीं उल्टा इसके किसी के ऊपर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फिर हम इस फोटोसिंथेसिस को बताने के लिए हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जोसेफ प्रिस्टले थे। 1770 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने एक बेल शेप्ड का जार लिया। उस जार के अंदर एक माइस को रखा और एक बर्निंग कैंडल को रखा, माइस और बर्निंग कैंडल को रखा। फिर थोड़ी देर बाद में देखा कि इसके अंदर जो माइस रखा था उसकी डेथ हो चुकी थी और जो कैंडल रखी थी वो बुझ चुकी थी, अब वो नहीं जल रही। तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो माइस और बर्निंग कैंडल थी, ये कैंडल थी, ये इस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन दोनों के साथ माइस, बर्निंग कैंडल और इसके साथ एक मिंट का प्लांट रखा। फिर थोड़ी देर बाद में आके देखा तो वो माइस है वो भी जिंदा था, वो कैंडल अभी तक जल रही थी। और देखा कि तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों की वजह से जो एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा था वो डैमेज ये मिंट का प्लांट है वापस से रिकवर कर रहा था। ठीक है, तो ये इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था। इसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं, वेरीगेटेड लीफ और पार्शियली कवर्ड लीफ। इसके अंदर क्या हुआ था, ये एक लीफ, ये एक प्लांट था इस तरह से। ठीक है, तो इस प्लांट के अंदर एक लीफ को तो डार्क क्लॉथ से इन्होंने क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो और एक लीफ पे सनलाइट आ रही थी। तो देखा उस प्लांट में जिस लीफ को इन्होंने क्लोज किया था उसमें कोई स्टार्च का सिंथेसिस, कोई ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो रहा था, और जिसको नहीं किया था उसमें अच्छे से फूड बन रहा था, अच्छे से स्टार्च बन रहा था, मतलब फोटोसिंथेसिस अच्छे से चल रहा था। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद में एक लीफ ली थी, लीफ इज प्रेजेंट विद सोक्ड कॉटन, ये सोक्ड KOH सोक्ड कॉटन के अंदर रखा था। तो इसमें क्या किया, एक बीकर लिया इन्होंने, उस बीकर के ऊपर एक लीफ को इस तरह से रखा। ठीक है,
और यहाँ पे KOH सोक्ड कॉटन रखी, KOH सोक्ड कॉटन। अब KOH सोक्ड कॉटन रखने का क्या मतलब था, इसके अंदर जितना भी CO2 था ये KOH उसको एब्जॉर्ब करके रख रहा था, एब्जॉर्प्शन कर रहा था। जितना भी CO2 था उसका एब्जॉर्प्शन KOH सोक्ड कॉटन ने कर लिया था। अब सारा CO2 KOH सोक्ड कॉटन के अंदर चला गया तो इस लीफ के पास तो कुछ बचा ही नहीं। अगर CO2 ही नहीं होगा तो फूड किससे बनेगा। तो इसके अंदर देखा, अंदर वाला जो पार्ट था ये कोई भी स्टार्च का सिंथेसिस नहीं कर रहा था, ये स्टार्च का सिंथेसिस नहीं कर रहा था। जितना पार्ट बाहर था उसके पास CO2 मिल रहा था और वही पार्ट स्टार्च का सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट आता है, जेन इंजनहाउस। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने वाटर के अंदर ये जो एल्गी होती है, हाइड्रिला एक एल्गी है, इसके बारे में देखा। तो इन्होंने देखा जब ये हाइड्रिला है लाइट के अंदर होती है तब तो इसमें से वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने रात में आके देखा तो उन्हें ऐसे कोई भी ऑक्सीजन बबल्स देखने को नहीं मिले। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट के अंदर ऑक्सीजन बबल्स देखने को मिलते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। और डार्क के अंदर यानी नाइट के अंदर कोई ऑक्सीजन बबल्स का रिलीज नहीं होता है, यानी फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट थे, जूलियस वॉन सेक्स। 1854 के अंदर इन्होंने बताया कि ये जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज है वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। जब प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो बनाते हैं ग्लूकोज, उसको स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करके फिर स्टोरेज करवाते हैं। ठीक है, ये जूलियस वॉन ने बताया था। एक वॉन नील ने बताया 1930 के अंदर कि वाटर का सोर्स है वो ऑक्सीजन होता है। अब हम जैसे ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ये CO2 में भी है और वाटर में भी है। ठीक है, दोनों जगह CO2 और वाटर में ऑक्सीजन है। अब कैसे पता चलेगा ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ये CO2 से आ रही है या फिर वाटर से आ रही है। तो फिर इन्होंने क्या किया, कुछ ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए, तो इनको वाटर देने की बजाय H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड देने के बाद इन्होंने देखा कि फूड बन रहा था, ग्लूकोज है वो वैसे का वैसे बन रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उसके साथ में वाटर प्लस H2S गैस रिलीज हो रही थी। जब इन्होंने वाटर की जगह H2S दी तब इन्होंने देखा कि वाटर जो है वो रिलीज हो रहा था और एक सल्फाइड गैस रिलीज हो रही थी, सल्फर गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, वहीं अगर वाटर देने पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब हम वाटर दे रहे हैं तभी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मतलब वाटर का ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये वॉन नील ने बताया था कि वाटर ही सोर्स होता है हमारा ऑक्सीजन का। इसके बाद एक एंजल मैन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जो लाइट है उसको प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से पास करवाने पे आपको पता ही है विबग्योर में लाइट टूट जाएगी, विबग्योर में। ठीक है, तो इन्होंने विबग्योर में टूटने के बाद इन्होंने उसके ऊपर एक क्लेडोफोरा एल्गी रखी। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये एल्गी जैसे ही फोटोसिंथेसिस, लाइट इस पे गिरेगी तो लाइट गिरते ही फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करने पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। ऑक्सीजन इवोल्व हुई तो यहाँ पे आसपास में एरोबिक बैक्टीरियाज थे। एरोबिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई वहाँ पे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे और जहाँ पे कम ऑक्सीजन का रिलीज हुआ वहाँ पे कम एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो आके ग्रो हुए। तो उससे हमें पता लगाया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिल रहे थे, और ग्रीन रीजन में कम हो रही थी। ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाला कि रेड एंड
लाइट है ये मेनली फोटोसिंथेसिस करवाती है, और ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो हमने देखा था कि मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, इस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी सेल बायोलॉजी के अंदर कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके अंदर ग्रेना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे, वो एक कॉइन, पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज रहते हैं और उनको कनेक्ट करती है स्ट्रोमा लैमेली। तो इनके ऊपर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को ट्रैप कर लेते हैं। लाइट को ट्रैप करने के बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस है ये दो रिएक्शन में कंप्लीट होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। इसकी जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रेना और थाइलेकोइड पे चलती है। ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना है, इनकी मेम्ब्रेन है, उसको थाइलेकोइड बोलते हैं। तो इनके ऊपर ये रिएक्शन चलती है और इस रिएक्शन इसके चलने से ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहीं डार्क रिएक्शन की हम बात करें तो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा रीजन में चलता है। ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट का रीजन होता है इसको हम स्ट्रोमा रीजन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है और डार्क रिएक्शन चलने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा फूड है इस तरह से बनता है। इसके बाद हम कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो मेन हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये किस तरह से प्रेजेंट होता है? जैसे ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अब अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है तो क्लोरोप्लास्ट है वो इस तरह, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से आके अरेंज हो जाएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, इधर से भी इधर से भी। अगर ये इधर उधर ज़्यादा रहेंगे तो वो एंजाइम्स को, वो लाइट को अच्छे से ट्रैप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाइट इंटेंसिटी हाई है तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होंगे, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो यही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी, तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से आके अरेंज हो जाएंगे ताकि लाइट है इनको ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अगर लाइट है वो हाई होगी तो इस तरह से अरेंज होंगे, लाइट लो होगी तो इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? इनका मेन काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब ये ऑक्सीजेनिक होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेड और ब्लू लाइट को। रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो हमने देखा था कि रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा था। लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ऑक्सीजेनिक होते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करवाते हैं। पुअरली एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन लाइट को, ये भी हमने देखा था कि क्योंकि इसीलिए ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में सबसे कम फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा था। फिर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये सबसे अबंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये दो क्लोरोफिल हैं, ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। वहीं सी, डी और एफ हैं, ये प्रोटिस्ट और साइनोबैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये सारा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। अब हम क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्लोरोफिल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, किस तरह, क्या उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, कितने टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि क्लोरोफिल है वो कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर का होता है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होती है। ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मेन है कि इसका जो
एंड ये मेन जो पार्ट है बीच वाला, ये इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये हम देखेंगे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बीच में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं? तो क्लोरोफिल ए है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है। ए ब्लू ग्रीन, बी येलो ग्रीन। ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C55, 55 कार्बन होते हैं, H72O5N4 और Mg, ठीक है। तो इसके अंदर ये मोस्टली सेम होते हैं, 55 ही होते हैं दोनों में, लेकिन इसके अंदर H है वो 70, 2 H कम होता है बी में और 1 ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। बी का हम देखें तो यहाँ पे चेंज आता है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं और 1 ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, मतलब H70 और O6 होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो X ग्रुप है, अगर ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए की होगी तो यहाँ पे CH3 ग्रुप आएगा, और यही स्ट्रक्चर अगर क्लोरोफिल बी की होगी तो यहाँ पे CHO ग्रुप आएगा। इस वजह से इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल ए है ये एसेंशियल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट होता है। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, होगी भी नहीं। अगर ऐसा हुआ कि क्लोरोफिल बी नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलेगी, बस उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन चलेगी रिएक्शन। लेकिन अगर क्लोरोफिल ए एब्सेंट हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये ग्राफ आता है जिनमें ये वेवलेंथ के बारे में बताया और ये एब्जॉर्प्शन बताया कि कौन सी वेवलेंथ को कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट या फिर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू लाइट पे पहले थोड़ा ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये ग्राफ क्लोरोफिल ए का हुआ। क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन पीक देखने को मिलता है हमें इस पे रेड लाइट पे, ठीक है। फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ आता है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं 450 से 500 के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ग्राफ है कि कौन कौन सी वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर हम चलते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटीनॉइड्स हैं ये 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऑरेंज कलर के होते हैं और जो कैरेट्स होती हैं, कैरेट्स है उनका जो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से कैरेट का कलर आता है। जो हम ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर की कैरेट देखते हैं वो बीटा कैरोटीन की वजह से कलर आता है। और ये भी एक एसेसरी पिगमेंट होता है। प्लांट्स को ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। जब लाइट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आती है तो वो प्लांट्स के क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उसको बचाने का काम करते हैं कैरोटीनॉइड्स, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ये पहले ही खुद ही लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे रिएक्शन सेंटर तक यानी क्लोरोफिल ए जो हमारा मेन पिगमेंट है उस तक पहुंचाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो डायरेक्टली लाइट है वो सीधा उनके ऊपर जाएगी क्लोरोफिल ए पे और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये फोटो प्रोटेक्शन का काम होता है इनका। फिर उसके बाद में फाइकोबिलिन्स, ये पिगमेंट आते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर और रेड एल्गी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये बाइल पिगमेंट के सिमिलर होते हैं। बाइल पिगमेंट लीवर में, ह्यूमन लीवर में प्रेजेंट होता है। ये बाइल पिगमेंट के सिमिलर होते हैं फाइकोबिलिन्स, ठीक है। और ये फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन, ये 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के फाइकोबिलिन्स होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फोटो सिस्टम पे। फोटो सिस्टम है ये
दो तरह के होते हैं, एक PS1 और एक PS2। ये PS1 और 2 है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर PS1 है तो ये पहले काम करेगा, PS2 है ये बाद में काम करेगा। इनका जो नाम है, नोमेनक्लेचर है, वो सिंपली इनके डिस्कवरी के सीक्वेंस पे दिया है, ना कि इनके वर्किंग सीक्वेंस पे। ऐसा भी है, हो सकता है कि फोटो सिस्टम 2 है वो कभी पहले काम कर दे, फोटो सिस्टम 1 है वो बाद में आके काम करे। ठीक, तो फोटो सिस्टम क्या होते हैं? ये एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। इस तरह से ये एंटीना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स, और ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। जैसे इस पे लाइट गिरी, इस पे लाइट गिरी, इस पे लाइट गिरी, तो इन पे जैसे ही लाइट गिरती है तो ये एक दूसरे को ऐसे पास करवाते करवाते ये जो हमारा मेन रिएक्शन सेंटर होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है, उस तक पहुंचाते हैं। तो ये लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जगह जगह से लाइट को इकट्ठा करते हैं और फिर मेन रिएक्शन सेंटर के पास लाइट को लेके आते हैं। तो ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसे सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को मिला के, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को हम हटा देंगे तो वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर बनवाता है। ठीक है, इस पूरे को हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। यहाँ से रिएक्शन सेंटर हुआ, फिर ये जो फोटोन्स हैं इस यहाँ पे आके गिरेंगे तो आगे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका एक्साइटेशन होगा, फर्दर रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब ये फोटो सिस्टम्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 1 लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड। हमने एक देखा था कि ग्रेना है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है उसको थाइलेकोइड बोला जाता है। अब फोटो सिस्टम 1 है, ये आउटर पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, वो फोटो सिस्टम 2 होगा। फोटो सिस्टम 1 हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। ये पहला डिफरेंस होता है इनमें। फिर फोटो सिस्टम 1 जब काम करता है तब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। वहीं अगर फोटो सिस्टम 2 काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 होता है। मतलब फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन को तब करवाता है जब वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करता है। जब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है तब फोटो सिस्टम 1 चलता है। जब P680 मतलब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो चलती है तब फोटो सिस्टम 2 चलता है। ठीक है, इसके बाद NADPH का फॉर्मेशन होता है फोटो सिस्टम 1 में। NADPH is formed in photosystem 1 where NADPH2 is not formed in photosystem 2। ठीक है, यहाँ पे कोई NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों में काम करता है। ये हम आगे देखेंगे कि क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों के अंदर फोटो सिस्टम 1 काम करता है। वहीं अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में देखें तो वहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 2 काम करता है। और फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम 2 से ही आते हैं। फोटो सिस्टम 2 है वो फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन्स देता है। वहीं फोटो सिस्टम 2 की हम बात करें तो फोटो सिस्टम 2 के पास वाटर के स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, वाटर का स्प्लिटिंग यानी वाटर का डिसोसिएशन होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास। तो इसके अंदर कोई वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है, इसके अंदर वाटर का फोटोलाइसिस होता है। तो ये हमारे फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर डिफरेंसेस थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो इसके अंदर ये फोटो सिस्टम 2 होता है PS2, ये होता है PS1 फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो इसमें ये जो वाटर है ये टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में, और
इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर फोटोलिसिस होती है, इसके अंदर कुछ आयंस होते हैं वो मेन होते हैं, जैसे Cl माइनस आयन, Mn और Mg, ये 3 आयंस, सॉरी कैल्शियम। तो ये आयंस होते हैं, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की प्रेजेंस में वाटर है उसका फोटोलिसिस होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाते हैं P680 पे। P680 के पास मतलब P680 है मतलब फोटो सिस्टम 2 है। अब फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, जैसे ही इसके पास 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आई, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने एक्साइटेड स्टेट में भेज दिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद इनको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है फियोफाइटीन। फियोफाइटीन एक मॉलिक्यूल होता है, ये इनके इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। अब कोई क्वेश्चन है यहाँ पे बन सकता है कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसके इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है, तो हम बोलेंगे फियोफाइटीन फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर होता है। जैसे ही फोटो सिस्टम ये फियोफाइटीन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो ये आगे इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन के पास भेज देगा। आगे ये फर्दर चेन में ट्रांसफर होते रहेंगे, जैसे प्लास्टोक्विनोन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। PQ A के पास भेजा, फिर PQ B को दिया, फिर PQ को दिया, ये पूरा मिला के साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स बनता है। तो फियोफाइटीन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो फियोफाइटीन ने प्लास्टोक्विनोन को दिए, प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर करवाया। ठीक है, जैसे ही साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। ये है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 1 के पास भेजेंगे। फोटो सिस्टम 1 हम अभी देख रहे थे जब हमने डिफरेंसेस में देखा था कि फोटो सिस्टम 1 है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से आ रहे थे। अब वो फोटो सिस्टम 2 से कैसे आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स पहले वाटर की स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होने के बाद में वाटर जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनका एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन होने के बाद फियोफाइटीन ने लिया, फियोफाइटीन ने इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोन के पास भेजा, प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए और उसने इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसाइनिन को दे दिया और वो प्लास्टोसाइनिन फाइनली फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 1 को के पास में आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे अगर जब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट आएगी तब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर से एक चेन के थ्रू ये ट्रांसफर होंगे। तो सबसे पहले A नोड के पास गए, फिर A1 के पास आए, इसके बाद में A1 से इलेक्ट्रॉन्स FES कॉम्प्लेक्स के पास आए। ठीक है, FES के पास आए। FES में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, FESX, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए FESA, फिर FESB, फिर FD फेरेडॉक्सिन, फाइनली आए फेरेडॉक्सिन के पास। ठीक है, फेरेडॉक्सिन ने ट्रांसफर किए FNR के पास और इस FNR ने NADPH है इसको रिड्यूस कर दिया NADPH2 के अंदर। तो हमने देखा कि यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो हमने यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन तो कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं, Z स्कीम। और इसको Z स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरी साइकिल है ये Z की फॉर्म में चल रही है। ठीक है, पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम। पहले वाटर का फोटोलिसिस हुआ, वाटर का फोटोलिसिस होने से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे P680 के पास आए, P680 यानी फोटो सिस्टम 2 के पास आए। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटीन के पास में गए जो कि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी एक्सेप्टर है। ठीक है, उस फियोफाइटीन ने इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोन के पास भेजा, प्लास्टोक्विनोन ने
इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास भेजा, पहले फियोरवाइटिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन ने भेजा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन्स भेजे और ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली आए फोटो सिस्टम 1 के पास यानी P700 के पास। अब P700 के पास जैसे ही आए इलेक्ट्रॉन्स तो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। फिर A0 A1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हुए FES कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे। FES कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा फेरेडॉक्सिन के पास और फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स को FNR के पास भेजेगा और वो FNR NADPH को NADPH2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये एक Z स्कीम होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। इसी का डायग्राम ये आपके एनसीईआरटी में दिया था, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इसमें देख लें कि कई बार यहाँ पे ये हटा के पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, या फिर ये हटा दिया जाता है कि ये क्या है। तो फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है। अब यहाँ पे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लाइट आई तो अब ये लाइट है, ये कितनी की आएगी, फोटो सिस्टम 2 है तो 680 नैनोमीटर की लाइट आएगी, तो ये P680 है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ये इसका नाम पूछ लिया जाए तो हमने अभी देखा ये होता है पियोफाइटीन। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, आते हैं P700 के पास यानी फोटो सिस्टम 1 के पास, ये होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, जैसे ही आए तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है FES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये FES कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफर होते हुए फेरेडॉक्सिन के पास जाके यहाँ पे रिडक्शन होगा NADPH2 का। तो इस तरह से ये डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कई बार। इसके बाद में हम चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है इसमें एक, पहली बात तो इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ होगा, फोटो सिस्टम 2 का कोई काम नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम 1 से निकल के और फोटो सिस्टम 1 पे ही वापस आ जाएंगे, एक साइकिल के रूप में ये चलेंगे, इसमें ट्रांसफ़र होंगे, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये P700 है। ठीक है, ये P700 का एंटीना मॉलिक्यूल है, इस पर जैसे ही लाइट आई इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया। एक्साइट होने के बाद में A0 के पास गए, यहाँ से A1 के पास आए। A1 से हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स FES कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं और इसके पास आने के बाद FD फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं। अब फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के पास ट्रांसफ़र किए तो उस प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन्स दिए। जब प्लास्टोक्विनोन है वो साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन्स देता है, वहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स जब साइटोक्रोम B6F पे जाएंगे तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा। अब हम पढ़ रहे थे साइटोक्रोम B6F क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसाइनिन को देता है। प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 1 को देता है। अब फोटो सिस्टम 1 के पास से ही इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और वापस फोटो सिस्टम 1 पे ही पहुंच गए, तो इसको हम बोल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इस बीच एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन का जब चली थी तब उसमें एक NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रही, इसमें ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो हमने पढ़ा था कि ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमने देखा कि इसमें ये दोनों का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो डायग्राम है ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन कई बार पूछ लेंगे कि लाइट जब गिरी तो ये फोटो सिस्टम 1 के पास गिरी। अब फोटो सिस्टम 1 पे गिरी तो लाइट एक्साइट हुई। एक्साइट होने के बाद इनका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का वो है FES कॉम्प्लेक्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इस बीच में एक ATP का फॉर्मेशन हुआ
और इस ATP के फॉर्मेशन होने से हमने देखा कि यहाँ पे ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को यूज़ किया ATP और NADPH2 बनाने में। अब NADPH2 है, उससे हम और वो ATP कैसे बनाएंगे, क्योंकि NADPH2 तो हमारी एनर्जी करेंसी नहीं होती। फिर उसके बाद में एक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखने को मिली, ये पीटर मिशेल ने सबसे पहले बताई थी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये चलता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। तो इस टाइम पे P680 जो है ये फोटो सिस्टम 2 है। तो यहाँ से वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए और फोटो प्लास्टोक्विनोन को दिया। अब प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे आया, अब प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अंदर बुलाएगा ल्यूमेन में, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, नहीं ये स्ट्रोमा है सॉरी, और ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, ठीक। अब ये हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको अंदर लेके आने का काम होता है प्लास्टोक्विनोन का, और ये प्लास्टोक्विनोन बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को तो ये दे देता है साइटोक्रोम B6F के पास, हमने ये देखा था। अब साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास। तो प्लास्टोसाइनिन है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसकी जो प्रेजेंस है वो ल्यूमेन के साइड में होती है, ये इस साइड में प्रेजेंट है अंदर की तरफ, ठीक है। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। अब फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन्स को फेरेडॉक्सिन पे देता है, फेरेडॉक्सिन FNR को देता है। FNR क्या करवाता है, हाइड्रोजन आयन को यूज करके NADP+ को रिड्यूस करवा देता है NADPH2 में, ठीक है। तो इन सब के टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन बना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था, फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अंदर लेके आए हम, ठीक है। तो अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन था अब उसको इसमें यूज करवा दिया, मतलब हम अंदर की तरफ तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और बाहर की तरफ डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये बनता है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह से कभी भी ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन जब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का हम ब्रेकडाउन करेंगे, इसका ब्रेकडाउन करने से ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बन तो गया है, अब प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का हम ब्रेकडाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो H+ आयंस है, प्रोटॉन्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ल्यूमेन में। तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर भेजेंगे स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है। तो इनको भेजने के लिए अब ये चार्ज आयंस हैं, हमने देखा था कि चार्ज आयन सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनको क्रॉस करवाने के लिए ये एक F0 F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। और या इसको हम बोल सकते हैं ATP सिंथेटेज, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है या फिर इसको हम चैनल मान सकते हैं। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये F0 नोड से CF0 नोड से डिनोट किया जाता है, और बाहर वाला पार्ट है ये होता है CF1 से, ठीक है। और ये क्या यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स को लेता है और बाहर की तरफ प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करवाता है। अब प्रोटॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो अंदर से ज़्यादा था और बाहर कम था, तो बिना एनर्जी का यूज़ किए प्रोटॉन्स आ तो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये आते हैं तब यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने से। ये जो F0 F0 पार्टिकल्स हैं ये पुरानी NCERT में F0 F0 पार्टिकल से ही डिनोट किए थे, लेकिन यहाँ पे ये CF0 और CF1 से डिनोट होता है, नई वाली NCERT में किया है, क्योंकि
ये डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये जो सेम रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलती है। अब सी से क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने डिनोट किया है कि क्लोरोप्लास्ट में चल रही है, उसके जो F0 F0 पार्टिकल्स है उनको CF0 और CF0 पार्टिकल्स बोलते हैं। और इसमें ये याद रखना CF0 मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसा रहता है और बाहर जो पार्ट निकला होता है उसको CF1 से डिनोट करते हैं। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स है, इनका ट्रांसफ़र होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो इसमें ये है ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू हमने ATP का सिंथेसिस किया। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी आज की लाइट रिएक्शन की वीडियो। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था दो रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 ये हम बना रहे थे, और इसके अंदर इन ATP और NADPH2 को बनाने के बाद कार्बन फिक्सेशन करवाना था, यानी CO2, यानी हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना था। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में डार्क रिएक्शन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।